नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 12th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को कराने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का। पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाल दी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि यानी नाम से ही समझ में आता है कि जो एक साथ कई प्रकार की कृषि की जाती है और उसके साथ में कुछ और भी कार्य किया जाता हो। तो इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यानी कि जो कृषि उत्पादन होता है और पशुपालन होता है, दोनों को क्या होता है, समान महत्व दिया जाता है मिश्रित कृषि में। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे कि मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय स्रोत जो होते हैं, क्या होते हैं, आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें इसे क्या बोलते हैं, चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक होते हैं। यानी जो चारे की फसलें होती हैं वो मिश्रित कृषि के क्या होते हैं, प्रमुख घटक होते हैं। इस कृषि के खेतों का आकार मध्यम होता है। जो मिश्रित कृषि होता है इसमें खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, ठीक है। इसमें प्रमुख बोए जाने वाली अन्य फसलें जैसे कि गेहूं, जौ, राई, मकई, है ना, कंदमूल प्रमुख होते हैं। इसमें जो मतलब कि नॉर्मली फसलें जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया, कंदमूल हो गया, इस प्रकार के फसलों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। सस्यावर्तन एवं अंततः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सस्यावर्तन एक प्रकार का फसल होता है जो मृदा की उर्वरता होती है ना, उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसको भी क्या किया जाता है, उगाया जाता है मिश्रित कृषि में। इस प्रकार की कृषि की बात करें तो इस प्रकार की कृषि जो होती है अत्यधिक विकसित क्षेत्रों के भागों में की जाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों में समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग में इस प्रकार की जो कृषि की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक में पूरा कवर हो जाता है जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं। यानी जो रोपण कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो रोपण कृषि के अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ में आ जाता है कि रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, केले व अनानास के पौधे को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। यानी जो रोपण कृषि होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार कृषि। यानी रोपण कृषि को व्यापार कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद खेतों के आकार की बात करें तो इसमें जो होते हैं कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। यानी जो क्षेत्र होता है जहाँ पे कृषि की जाती है, यानी एक तरीके का बागान होता है जिसका आकार होता है बहुत बड़ा होता है। पूंजी निवेश की बात करें तो बागानों की स्थापना वह उन्हें चलाने रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि बागानों की स्थापना करने के लिए, उनके रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथे पॉइंट की बात करें तकनीकी वह वैज्ञानिक विधियां, यानी जो टेक्नोलॉजी है और वैज्ञानिक विधियां है तो इसमें उच्च तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी होती है यानी मशीनरी होती है, वैज्ञानिक विधियां होती है यानी कि किस तरीके से कृषि को उगाया जाता है कि वो अच्छे फसल दे। तो इस प्रकार का भी क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पांचवें पॉइंट की बात करें एक फसली कृषि, यानी जो ये कृषि होती है एक फसली कृषि होती है जिसमें एक फल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। यानी कि जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं गन्ने का बागान, केले का बागान, कोको का बागान, है ना, नाम सुनते हैं ना, रबर का बागान। तो इस तरीके से क्या एक ही प्रकार के कृषि पर बल दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। श्रम की बात करें तो इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है जो कि स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। श्रम अधिक चाहिए होता है तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनसे ही ले लिया जाता है। परिवहन की सुविधा की बात करें तो जो परिवहन की सुविधा होती है वो सुचारू रूप से विकसित होती है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार पर भरी प्रकार से जुड़े होते हैं। यानी कि परिवहन जो होता है इतना सुचारू होता है
ताकि जो बागान है और बाजार है वो एकदम से आसानी से तय किया जा सकते, उनके बीच की जो दूरी होती है कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया जाता है कि जो बागान और बाजार होते हैं भले प्रकार से जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? परिवहन साधन के द्वारा। तो यूरोप एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। यानी कि जो यूरोप और अमेरिका के जो लोग थे, जिन्होंने उष्णकटिबंधीय के जो उपनिवेश थे वहां पे इस प्रकार के कृषि को क्या किया था? स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया गया है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेयरी कृषि। तो ये जो क्वेश्चन है आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि डेयरी कृषि किसे कहते हैं, या डेयरी कृषि की विशेषताएं बताएं, या कई और घुमा के पूछा जा सकता है कि नगरीकरण के कारण डेयरी कृषि का विकास किस प्रकार से उदाहरण सहित समझाइए, या और भी कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जहां पे भी आपको डेयरी कृषि या दूध से संबंधित बातें आ जाए तो ये लिख देना है। ठीक है, डेयरी कृषि के बारे में। तो जब हम डेयरी कृषि के अर्थ के बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रकार की विशेष कृषि होती है, यानी विशेष प्रकार की ये जो होती है कृषि होती है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। विशेष प्रकार की कृषि इसलिए है क्योंकि पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसलिए विशेष है क्योंकि इन जो पशु होते हैं पाले जाते हैं दूध के लिए, उन पे विशेष उनके स्वास्थ्य पर, प्रजनन पर और चिकित्सा का विशेष क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। ठीक है, डेयरी कृषि के अर्थ की बात करते हैं। तो इसके बाद हम इसमें पूंजी बात करें कि पूंजी का क्या होता है, इसमें पूंजी प्रधान है या पूंजी रहित है, या कितनी पूंजी खर्च होती है। तो बात करें तो इसमें ना पूंजी की क्या होती है? अधिक चाहिए होता है, यानी पूंजी का जो है अधिक खर्चा होता है। इस प्रकार से पशुओं के छप्पर, घास संचित करने के लिए, भंडारण के लिए, दूध उत्पादन एवं अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी की अधिकता होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम जितने ज्यादा चीजों का प्रयोग करेंगे तो उतना ज्यादा हमें क्या होगा? पूंजी निवेश करना पड़ेगा। तो पशुओं के छप्पर यानी कि जो उनके छत के लिए, उनके रहने के लिए, घास संचित भंडारण के लिए, जो भी पशु घास खाते हैं उसके लिए, और दूध के उत्पादन में उनके जो अच्छी प्रकार के खाने की चीजें दी जाती हैं, और दूध को निकालने के लिए यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? अधिक पूंजी चाहिए होता है। श्रम की बात करें तो पशुओं को चराने के लिए, दूध को निकालने के लिए, है ना, आदि कार्यों के लिए क्या होता है? वर्ष भर क्या होती है? श्रम की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जो पशु होते हैं उनको चराना होता है, नहलाना होता है, उनके गोबर साफ करने होते हैं, कई प्रकार की चीजें होती है। अगर वो बीमार पड़ गए तो उनकी देख रेख करना। तो इस प्रकार से क्या होता है? यहाँ पे वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है उनके दूध के निकालने के लिए। ठीक है, तो श्रम के बारे में आपको बताना है कि पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए क्या होता है? वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया जाता है कि नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, यानी कि जो नगर हैं और विकसित क्षेत्र हैं, यातायात के साधन, प्रशीतकों का प्रयोग तथा पाश्चुरीकरण। यहाँ पे पाश्चुरीकरण का मतलब बताया जाता है। पाश्चुरीकरण की सुविधा होने के कारण इन केंद्रों को निकट स्थापित किया जाता है, यानी कि शहरों के पास इसलिए इस प्रकार के क्षेत्रों को विकसित किया जाता है क्योंकि यहाँ पे पाश्चुरीकरण होता है। पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि दूध को निकाल के उसको उबाला जाता है, उबाल के तुरंत ठंडा कर देना होता है, तो पाश्चुरीकरण इसे कहा जाता है। तो इसलिए क्या होता है? इसको नगरों के समीप विकसित किया जाता है ताकि इसको आसानी से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो है किया जा सके। इसके बाजार की बात करें तो डेयरी कृषि का कारण नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। जो डेयरी कृषि होती है नगर एवं औद्योगिक केंद्र होते हैं उनके समीप होती है, क्योंकि यह क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बताना है कि जो डेयरी कृषि होती है नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना अच्छे बाजार होते हैं डेयरी कृषि के लिए, यानी ताजा दूध के लिए और दूध से उत्पादित पदार्थों के लिए। क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्षेत्र आ जाता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है यह आ जाता है। सेकंड नंबर पे आपका कनाडा आ जाता है। थर्ड और फोर्थ नंबर की बात करें तो न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी
ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सारे देश हैं, क्षेत्र हैं, ये आ जाते हैं डेयरी कृषि में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि की बात करें तो इसमें क्या होता है, कृषकों का एक समूह होता है, यानी कि बहुत सारे किसान मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, जो कि अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए खुद की इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे किसान मिल जाते हैं और खुद की कृषि से लाभ कमाने के लिए एक सहकारी संस्था का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को हर प्रकार से मदद देती है, यानी जो सहकारी संस्था होती है वो हर प्रकार से कृषकों को मदद देती है। यानी कि जैसे किसी कृषि को धन की आवश्यकता है तो उसे धन देती है, फिर वो बाद में लौटा देता है। किसी कृषि को खाद की उर्वरकता की जरूरत होती है तो उसको वो दिया जाता है। किसी कृषि को बीज की उपलब्धता होती है तो उसको बीज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सहकारी संस्था होती है अपने सभी किसानों को क्या करती है, मदद करती है। सहकारी कृषि में जब हम बात करते हैं तो यानी किसानों का समूह होता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि की बात करें तो यह कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी। सोवियत संघ, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें सोवियत संघ का जिक्र है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको सोवियत संघ के बारे में पता होगा। इस कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है। ठीक है, कोलखोज कहा जाता है सोवियत संघ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें सभी कृषि जो होते हैं मिलकर खेती करते हैं। इसमें सभी जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, मिलकर खेती करते हैं। जो भी उत्पादन होता है, उत्पादनों के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। यानी जितना भी उत्पादन होता है उस पे नियंत्रण जो है सरकार का होता है। तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, सहकारी कृषि में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो मिलके एक संस्था बनाते हैं, सहकारी संस्था, और एक दूसरे की मदद करते हैं जो भी उनको चाहिए होता है। और सामूहिक कृषि की बात करें तो जो सामूहिक कृषि होता है इसमें भी सभी किसान मिलकर खेती करते हैं, लेकिन किसके लिए, जो उत्पादन जो होता है, जो उत्पादन का अधिकार होता है वो सरकार का होता है। और ये सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से आपको बताना है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि के बारे में। के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खनन। खनन का शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई। तो जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो जमीन में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन जो हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही खनन कहा जाता है, यानी खुदाई करना, खनन। ठीक है, सिंपल है। जो खनन होता है वो दो प्रकार का होता है, धरातलीय खनन एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जहां तक मानव की पहुंच होती है, यानी जहां तक मानव जो है वो खुदाई कर सकता है तो वो क्या कहलाता है, धरातलीय खनन कहलाता होता है। इसके बाद जो भूमिगत खनन की बात करें तो भूमिगत खनन जो होता है वो जमीन के बहुत अत्यधिक गहराई तक किया जाता है खनिज संसाधनों को निकालने के लिए। तो इसे क्या कहा जाता है, भूमिगत खनन कहा जाता है। दोनों में अंतर की बात करें तो जो धरातलीय खनन है तो धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। विवृत खनन भी कहा जाता है धरातलीय खनन को। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है। सस्ता तरीका इसलिए है क्योंकि यह मानव श्रम के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए ये सस्ता होता है। इसमें क्या होता है, सुरक्षात्मक उपकरण में कम खर्चा होता है, यानी क्योंकि मानव के द्वारा किया जाता है तो ज़्यादा गहराई तक नहीं किया जाता, तो इसलिए सुरक्षात्मक उपकरण में भी कम खर्चा होता है। इसके बाद हम भूमिगत खनन की बात करें तो यह कूपन खनन भी कहा जाता है, इसको कूपकी खनन भी कहा जाता है। भूमिगत खनन को कूपकी खनन भी कहा जाता है। यह गहराई में स्थित खनिजों को निकालने में प्रयोग किया जाता है। जो भूमिगत खनन है, गहराई में स्थित जो खनिज है उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है काफ़ी महंगा और जोखिम भरा होता है, क्योंकि बहुत अत्यधिक जमीन के गहराई तक किया जाता है, तो इसलिए क्या होता है, महंगा होता है और जोखिम भरा होता है ये जो भूमिगत खनन होता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उद्यान कृषि।
तो उद्यान कृषि की विशेषताएं बताएं या उद्यान कृषि किसे कहते हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा वाले फसलों को उगाया जाता है, यानी कि जिनकी मांग अधिक होती है उसी प्रकार के फसलों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे कि सब्जियां, फल एवं पुष्प को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, जिसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, जिनकी मुद्रा अधिक होती है और जिनकी मांग अधिक होती है नगरीय क्षेत्रों में, उसे ही क्या कहा जाता है, उद्यान कृषि किया जाता है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें किन किन फसलों को उगाया जाता है, तो आपको याद रखना है सब्जियां, फल एवं पुष्प। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, यानी कि जो उद्यान कृषि होती है उसमें क्या होता है, खेतों का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, जो खेत होते हैं यातायात के अच्छे साधन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, साधनों से जुड़े होते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर पुष्प है उसको सही टाइम से अगर नगरों में नहीं पहुंचाया जाए तो वो मुरझा जाएगी, तो इसलिए वो क्या होते हैं, अच्छे यातायात के साधनों से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उद्यान कृषि के बारे में बताना होगा। आशा करती हूँ चैप्टर 5 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। चैप्टर 5 आपका अब चैप्टर 4 हो गया है। बाय मिस्टेक मैंने चैप्टर 5 करके आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये चैप्टर 4 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।